पिक्स के ऑडियो पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। आज तारीख 6 मई और वार सोमवार। हमारे साथ फोन लाइन पर आज जुड़ेंगे मेवाड़ की पूरी राजनीति पर एक नजर डालने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश कसेरा। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू निखिल जी, धन्यवाद। राजेश जी, मेवाड़ की राजनीति विधानसभा चुनाव में जो रही और अब लोकसभा चुनाव में रही, 4 बड़ी सीटें आपके यहाँ से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। एक-एक करके संक्षिप्त में हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले सबसे हॉट सीट राजसमंद को लेकर। राजसमंद का क्या रहा इस बार जो चुनाव रहा वो? बिल्कुल निखिल जी, देखिए राजसमंद भाजपा की बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है जी, और यहीं से आपको ध्यान हो तो जो दिवंगत भाजपा की नेता किरण माहेश्वरी जी, लगातार विधायक भी रही, सांसद भी रही। जी, अभी मौजूदा उनकी बेटी दीप्ति किरण माहेश्वरी वहां से विधायक है। जी, और अभी जो टिकट दिया है वो मेवाड़ के जो राज परिवार हैं जी, उनकी बहू को यहाँ से टिकट दिया, महिमा कुमारी मेवाड़ को। जी, अभी विधानसभा चुनाव में उनके पति और विश्वराज सिंह मेवाड़ ने नाथद्वारा से चुनाव जीता था जी, और जो भाजपा के जो कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष और दिग्गज नेता सीपी जोशी को उन्होंने चुनाव के मैदान में शिकस्त दी थी। जी, और उसके बाद ही चूंकि वहां से पहले जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी वहां से सांसद थी, जी, उनका अच्छा प्रभुत्व क्षेत्र में था, जी, राजपूतों का अच्छा प्रभाव है क्योंकि मेवाड़ जो है वो राजपूती आन बान शान का प्रतीक है पूरा ही। जी, तो यही सोच के उन्होंने जो विश्वराज सिंह मेवाड़ उनकी धर्मपत्नी महिमा कुमारी मेवाड़ी को बिल्कुल पहली बार चुनाव मैदान में उतारा। जी, महिमा कुमारी जो है बहुत अच्छे बैकग्राउंड से पहले रही है, बनारस में उनकी परवरिश हुई जी, और बनारस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लोकसभा क्षेत्र भी है। तो कई सारे फैक्टर रहे, राजपूत होना, जी, एक राजघराने से जुड़ाव होना, जी, एक पॉलिटिकल और एक जो है बोल सकते हैं सोशली बैकग्राउंड सॉलिड होना। तो इन सारी एस्पेक्ट को देखते हुए राजसमंद में जो है महिमा कुमारी को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा जी। है। तो कहीं न कहीं ये सीट कमल के खाते में जाती दिख रही? देखिए बहुत मजबूत कंटेंडर है क्योंकि अगर हम सामने विपक्ष की बात करें तो वहां से जो उम्मीदवार को उतारा गया जी, वो सबको उम्मीद थी कोई मजबूत उम्मीदवार वहां से सामने आएंगे या मौजूदा जो वहां जी, की कांग्रेस की राजनीति में एक्टिवेट रहेंगे उनको मौका देंगे। लेकिन जी, हुआ यहाँ पर बिल्कुल उलट, जी, क्योंकि भीलवाड़ा से जिस प्रतिनिधि को चुनाव मैदान में उतारा गया दामोदर गुर्जर, जी, उनको अचानक उनकी सीट बदल दी गई, उनको राजसमंद ले आया गया। तो एक तो वो बाहरी उम्मीदवार है, जी, दूसरा उनको क्षेत्र में काम करने का मौका नहीं मिला, जी, एन मौके पर उनकी सीट बदल दी गई। जी, तो ये सारे फैक्टर हैं जो कहीं न कहीं विपक्ष को कमजोर करते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि भाजपा का बहुत मजबूत गढ़ है, तो कहीं न कहीं पड़ाव जो है, पलड़ा है, वो जी, महिमा कुमार मेवाड़ की ओर भारी दिख रहा है। जी। बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करें, तो यहाँ क्या स्थिति रहने वाली है? क्या लगता है? देखिए, जो हॉट सीट की आप बात कर रहे हैं प्रदेश की जी, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान भी हुआ है, तो उनमें बांसवाड़ा डूंगरपुर वो सीट है, जी, जहाँ पर बहुत ही कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिला है। जी, उसके कई सारे फैक्टर हैं। एक तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद थे जी, कनकबल कटारा, उनका टिकट काट दिया गया जी, और उस नेता को वहां से भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा, जो लंबे समय से कांग्रेस में थे और भाजपा के मजबूत प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जी, उस एरिया के सबसे कद्दावर कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय अचानक भाजपा में शामिल हो गए विधानसभा चुनाव के बाद। जी, विधानसभा चुनाव में भी वो जीते और बागीदोरा से विधायक बने जी, और बाद में उन्होंने कई सारे अपने निजी कारण बताते हुए और पॉलिटिकली जी, समस्याओं को बताते हुए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया जी, और ज्वाइन करते उनके नाम से लॉटरी खुली और उनको वहां से चुनाव मैदान में उतार दिया। जी, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी था और कांग्रेस को एकदम वैक्यूम हो गया, क्योंकि कांग्रेस को लंबे समय से उस क्षेत्र के अंदर अगर जीवित रखने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो जी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे। जी, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने बड़ी उलझन पैदा हो गई कि अब सामने उनके किस उम्मीदवार को उतारें जो जी, उनकी कद काठी और उनकी जी, मजबूती का हो और सामने उनको मजबूत टक्कर दे सके। जी, तो कई सारे वहां पर उनके पहलू चलते रहे और जब जिस दिन नामांकन था जी, उसके एक दिन पहले उन्होंने जो उस क्षेत्र के अंदर ट्राइबल पार्टी भारत आदिवासी पार्टी बाप पार्टी है, जी, उनसे अचानक गठबंधन किया और उनके उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार दिया जी, और सपोर्ट कर दिया। जो राजकुमार रो थे 84 से विधायक है, उनको उन्होंने सपोर्ट कर दिया। जी, लेकिन एक रोचक किस्सा ये हो गया, चुनाव के नामांकन के एक दिन पहले उन्होंने अपने उस क्षेत्र के पूर्व विधायक अर्जुन बामनिया को टिकट भरने के लिए कहा जी, ताकि वहां पर कांग्रेस कहीं न कहीं उसका सिंबल जिंदा रहे। और एन मौके पर अर्जुन बामनिया नामांकन करने नहीं पहुंचे तो
एक दूसरा उनकी पार्टी का युवा नेता था अरविंद डामोर, उसने नामांकन भरा और जिस दिन नामांकन वापस लेना था, नाम वापसी का दिन था, उस दिन डामोर अचानक गायब हो गए और वो चुनाव मैदान में उतर गए। और वो तो जो नहीं आए, जिनका नाम दिया बता रहे हैं, वो आए ही नहीं, उसका क्या कारण रहा? अर्जुन बामनिया के कई सारे रीजंस थे कि उनका नामांकन आधा अधूरा था, वो प्रॉपर जानकारी उसमें फिल नहीं कर पाए थे, क्योंकि आनन फानन में उनको नामांकन भरने के लिए कहा गया था, तो वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसके कई सारे मल्टीपल फैक्टर और रीजन थे। तो अरविंद डामोर जो स्थानीय नेता था, उसको उन्होंने वहां पर नामांकन भरने के लिए कहा और बाद में उन्होंने नामांकन वापस लेने से मना कर दिया। तो इसके कारण वहां पर इसलिए मजबूत तरीके से जो त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए बनता है क्योंकि निखिल जी मैं आपको बताऊं कि वागड़ का जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये बड़ा स्केटर्ड एरिया है। वहां पर आदिवासी जो बहुत अलग अलग डिस्टेंस पर रहते हैं, गांव काफी दूरगामी हैं, तो वहां पर बरसों से वो महेंद्र सिंह मालवीय हो या कांग्रेस जो काम करती है, तो वहां के लोग बचाए जनप्रतिनिधि के नाम के सिंबल को याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। पंजा का निशान, कमल का निशान, घड़ी का निशान, वो उनको ज्यादा लगता है कि वो एक सिंबल को ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो वहां पर जब चुनाव मैदान में उतरे तो कांग्रेस ने जिसको गठबंधन किया, राजकुमार रोत, वो कांग्रेस का भी मजबूत साथी था, लेकिन कांग्रेस का एक व्यक्ति जिसने नामांकन वापस नहीं लिया, वो बागी होकर चुनाव में उतर गया और इधर महेंद्र सिंह मालवीय भी चुनाव में उतरे। तो मालवीय की ये बिल्कुल राजनीतिक वजूद की लड़ाई है, क्योंकि उन्होंने पार्टी बदली है और उनको अपना दमखम वहां पर दिखाना है। तो मुकाबला बहुत रोचक है, वो इसलिए कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर पहले हमने देखा था तो बीटीपी पार्टी का वर्चस्व बड़ा था, बाद में अब भारत आदिवासी पार्टी बाप का वहां भी बहुत अच्छा मजबूती जो उन्होंने वहां पर दिखाई, और मतदान का सबसे ज्यादा होना भी कई तरह के संकेत देता है। तो ये सीट जो है वो बहुत कांटे की टक्कर वाली है और हम एकदम नहीं कह सकते कि कौन वहां से जीत सकता है। जी, अब हम बात कर रहे हैं उदयपुर पर। उदयपुर पे एक प्रशासनिक अधिकारी को कांग्रेस ने उतारा, एक आईएएस अफसर को। जी कैसा रहा उदयपुर का चुनाव? बिल्कुल निखिल जी, देखिए दोनों ही उम्मीदवार जो है वो प्रशासनिक बैकग्राउंड से रहे। एक परिवहन सेवा से निकलकर वहां पर आए मन्नालाल रावत, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे, तो दूसरे वहां के पूर्व कलेक्टर रहे ताराचंद मीणा, बाद में टीएडी आयुक्त भी रहे, जनजाति क्षेत्र में अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात है, विधानसभा चुनाव के दौरान वो उसी क्षेत्र के अंदर पदस्थापित थे कलेक्टर के तौर पे, तो उन्होंने बहुत काम किया वहां पर। तो दोनों नेता बढ़िया हैं, छाप छवि के हैं। लेकिन चूंकि आपको पता ही है कि उदयपुर और उदयपुर क्षेत्र जो है वो आजादी की बाद से भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ रहा है। गिरिजा व्यास अगर उन्होंने वहां पर कभी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत छवि मजबूत थी। एक गुलाब चंद कटारिया वहां पर लंबे समय तक सांसद रहे, फिर विधायक रहे, तो भाजपा का एक मजबूत गढ़ है। और जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है मन्नालाल रावत को, वो ट्राइबल होने के साथ साथ उस क्षेत्र में लंबे समय से काम करते रहे हैं। वनवासी कल्याण परिषद के साथ जुड़कर उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, चूंकि संघ पृष्ठभूमि से है तो संघ की एक बहुत मजबूत लॉबी उस क्षेत्र के अंदर काम करती है, तो वहां पर जो है इसका अच्छा प्रभाव है। दूसरा, जो शहरी अगर और शहरी विधानसभा को छोड़ दें, हम उदयपुर शहरी इलाके में बात करें तो वो ज्यादा ताकत किधर रहती होगी? फिर कटारिया जी की वजह से वहां पर भी बीजेपी का सही माहौल रहता होगा? बिल्कुल, देखिए अभी विधानसभा चुनाव में हमने इसका परिणाम भी देखा था। कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वो सबसे ज्यादा वोटों से हारे, क्योंकि वो चूंकि बहुत शहर की हम बात करें तो धनाढ्य वर्ग लोगों से जुड़ा हुआ है, महाजन, वैश्य, जैन और ब्राह्मणों का यहाँ अच्छा प्रभाव है, और ये सब आमतौर पर भाजपा के मजबूत सपोर्टर माने जाते हैं। तो उदयपुर सीट भी प्रदेश की उन 25 सीटों में से जो कुछ सीटें मानी जाती है कि भाजपा का गढ़ है और भाजपा वहां से जीतती आ रही, तो भाजपा के लिए सुरक्षित एक सीट है। जैसे राजसमंद है, उसी तरह से उदयपुर में भाजपा के लिए बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर परिणाम अगर हम देखते हैं तो वो भाजपा के पक्ष में ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। जी, अब मेवाड़ की एक और सीट बची है चित्तौड़गढ़ पे, उस पर भी बात कर ली जाए। क्या स्थिति है चित्तौड़ में? चित्तौड़ बड़ी रोचक सीट है, क्योंकि आपको पता ही कि वहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। विधानसभा चुनाव का इनका एक बड़ा मजबूत अनुभव रहा, क्योंकि उनकी सदारत में ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सत्ता में वापसी की। युवा नेता है, चर्चित चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफी करीबी भी हैं। अच्छा अनुभव है 10 साल से केंद्र में काम करने का, वहां के बड़े नेताओं से जो उनकी संपर्क बहुत अच्छा है। फिर स्टेट में आए तो यहाँ भी उन्होंने अच्छा काम किया।
जी पर उनके सामने जो उम्मीदवार है वो भी काफी मजबूत उम्मीदवार है कांग्रेस के। कांग्रेस ने उदयलाल आंजना जो पूर्व मिनिस्टर थे इनके कोऑपरेटिव के, जी अभी उनको टिकट दिया। जी उस बेल्ट के अंदर बहुत लंबे टाइम से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जी कई बार चुनाव भी जीते हैं, तो जी मुकाबला मजबूत है। लेकिन हम ये आंजना मानते के चले, आने से वहां पर कुछ जातिवादी विचारधारा भी ज्यादा बढ़ेगी वहाँ। देखिए हमारे राजस्थान के अंदर हम कितनी बात कर लें या देश के अंदर कितनी बात कर लें निखिल जी, जी फाइनली टिकट जब फाइनल होता है तो उसमें कहीं नहीं कहीं जातिगत समीकरण जरूर देखे जाते हैं, जी क्योंकि कास्ट फैक्टर के बूते ही हर पार्टियां चुनाव लड़ती है जी और वो सोचती है कि बल्क में उनको अगर वोटिंग होगी तो उनको फायदा भी होगा। जी लेकिन चूंकि चित्तौड़ हम बात करते हैं कि जिस तरह की कॉन्स्टेंसी है जी उसमें शहरी और दूसरे कस्बाई क्षेत्र के लोग ज्यादा बहुत इफेक्ट करते हैं। जी और चूंकि सीपी जोशी लंबे समय से वहाँ एक्टिवेट है, जी कई सारे मजबूत पक्ष उनके साथ है। जी और जो सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव में जो चंद्रभान आकिया वहां से निर्दलीय तौर पे जीते, जी वो भी अब उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। जी तो मजबूती से अगर हम देखें, अगर ग्राउंड के ऊपर देखें तो भाजपा ने बहुत मेहनत की है। सीपी जोशी पूरे प्रदेश में घूमने के साथ साथ अपने क्षेत्र में भी काफी एक्टिवेट रहे, जी विधानसभा चुनाव के नतीजे भी उनके पक्ष में रहे। जी वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो उदयलाल आंजना व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत मजबूत है, लेकिन पार्टी उनको इतना सपोर्ट नहीं कर पाई, वहां पर ग्राउंड तक ले जाने में ज्यादा काम नहीं कर पाई। जी मुकाबला कड़ा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत और भारी जो दिख रहे हैं जी वो सीपी जोशी का क्या है ग्राउंड पर। तो मेवाड़ की 4 सीटों पर हम माने तो जिस तरह से आप उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ पे बात करें तो वहां पर कमल खिलने की उम्मीद ज्यादा है, लेकिन अब मेवाड़ की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे बात करें तो वो एक बड़ा त्रिकोण है जहां पर अभी स्थिति साफ नहीं है। तो कुल मिला के बीजेपी 4 में से 3 नंबर वहां पर लेने में कामयाब हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम सारे पोस्ट चुनाव के बाद ग्राउंड के हालात देखें, सर्वे देखें, तो जी ये 3 सीटें जो है भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। जी और वहां पर जो भी परिणाम आएगा वो बड़ा अप्रत्याशित आएगा, जी डूंगरपुर और बांसवाड़ा सीट के ऊपर। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कसेरा जी हमारे साथ थे। वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान पत्रिका में पूर्व संपादक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद निखिल जी।